नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ इस वक्त रोहन है। लेकिन कल शाम को आपने देखा जम्मू कश्मीर से जो खबर आई वो वाकई में हैरान करने वाली है, या कहा जाए इस पूरे मामले पर सख्त एक्शन की तरफ इशारा करती है कि अगर चुनाव या चुनाव के बाद भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो फिर वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से जो कल मैसेज हालांकि अमित शाह की तरफ से दिया गया है वो अब इंप्लीमेंट करने की बारी आ चुकी है। क्यों इस तरीके से कहा जा रहा है कि इंप्लीमेंटेशन की बारी आ चुकी है? क्योंकि यहां पर कल प्रवासी जो कश्मीरी हैं, या फिर प्रवासी कश्मीरी नहीं कह सकते, जो बाहर के लोग कश्मीर में गए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और कल महीने भर के अंदर ये तीसरी ऐसी घटना थी जो कहा जाए कि जो आउटसाइडर हैं उनको टारगेट किया गया और हत्या कर दी गई। तो पूरा मामला क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से मुख्यमंत्री चुनाव जीत कर आए हैं उसी विधानसभा सीट के अंदर उसी इलाके में यह घटना घटी। जी संजय, आप देख लें 16 अक्टूबर को नई सरकार का गठन हुआ है जम्मू कश्मीर में। हाँ। और उसी सीट से, गांदरबल सीट से ही उमर अब्दुल्ला चुनकर सीएम बने हैं। और गांदरबल में ही आतंकियों ने अटैक किया है। एक बहुत ही मतलब निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है ना? और 7 लोगों की मौत हो गई है जिसमें 6 मजदूर और 1 डॉक्टर शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नई सरकार के गठन के बाद 2 आतंकी हमले हो चुके हैं। पहले जहां चुनाव से पहले जम्मू को आतंकी टारगेट कर रहे थे, तो अब श्रीनगर, कश्मीर को कहीं ना कहीं टारगेट ज्यादा किया जा रहा है। और सेंट्रल कश्मीर को, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है वहां आतंकियों को कौन प्रोत्साहन दे रहा है, अलगाववादियों को प्रोत्साहन कौन दे रहा है। और ये सीमा से घुसपैठ करके नहीं आए आतंकी, ये वहां ही मौजूद है अंदर। नहीं, एक चीज बड़ा गंभीर सवाल है कि चूंकि वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बिल्कुल, और वहां पर ये मजदूर मौजूद थे, लेकिन इसकी क्या वहां सुरक्षा नहीं थी? ये कहा जा रहा है कि रेकी की गई थी बकायदा, और उसके बाद आज तो उस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली गई है टीआरएफ की तरफ से। लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान का आतंकी समूह जो है, उसका ये संगठन है टीआरएफ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, आतंकी जो है अब पहली बार मेरे ख्याल से 10 साल के बाद करीब ऐसा मेरे जहन में ये आया है कि विकास परियोजना को आतंकियों ने टारगेट किया है। और गांदरबल से लेह को जोड़ने वाला ये जो प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट बन रहा था, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जेड मोर प्रोजेक्ट इसका नाम है आई थिंक। तो उसको टारगेट नितिन गडकरी ने इस पर ट्वीट भी किया है कि ये सिर्फ वहां के मजदूरों पर हमला नहीं है, बल्कि ये देश के विकास पर हमला किया गया है और इसका परिणाम भुगतना होगा। जी, फारूक अब्दुल्ला का मैं बयान सुन रहा था। फारूक अब्दुल्ला ने बोला भी कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें कब तक करता रहेगा, जब तक ऐसी हरकतें होंगी, आतंकी हमले होते रहेंगे, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन संजय, आपको क्या नहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं हिपोक्रेट बनने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, दोनों पार्टियां मैनिफेस्टो में आप जिक्र करते हो कि अलगाववादी नेताओं को हम रिहा करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता फिर से ओपन करेंगे। और अब जब आतंकी हमला हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं देखिए, दोनों चीजें, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला अगर चुनाव जीतने के बाद या मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों पिता पुत्र का अगर आप बयान देखेंगे तो वो समझ में आता है कि परिस्थितियों के हिसाब से वो बयान देते दिख रहे हैं। इसके पहले चुनाव जीत रहा था, वहां सेंटिमेंट क्रिएट करना था, उन्होंने उस तरीके से बयान दिया, मैनिफेस्टो में अपनी बातें रखी। लेकिन अब उन्होंने उस दिन कहा, जब मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा केंद्र सरकार के साथ सहयोग के साथ हम काम करेंगे और उम्मीद करते हैं जो कमिटमेंट था उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ये पहली बार नहीं है, कई दफा इस तरीके से बयान आ चुका है, जब लगता है कि कभी वो इधर हैं, कभी उधर हैं, कभी उनका सेंटिमेंट समझ में नहीं आता, और इसका असर वहां के आवाम पर, वहां की जनता पर भी दिखाई देता। लेकिन चुनौती ये है कि इस वक्त सबको मिलकर इन परिस्थितियों से लड़ना होगा, और ये कह सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव भी लिया जा सकता है। कल महबूबा मुफ्ती ने भी इस बात को लेकर थोड़ा सख्त लहजा दिखाया। उन्होंने कहा कि ये कायरतापूर्ण हरकत है, इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए था, ये लोग इनोसेंट थे। और लेकिन कोई भी हो, चाहे वो बाहरी हो, चाहे वहां के लोकल हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे इंटेलिजेंस के लोग हो, अगर किसी पर भी अटैक किया जा रहा है तो इन आतंकवादियों का हमला पूरे हिंदुस्तान पर समझा जाना चाहिए और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन संजय, यहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर की नई सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, बल्कि सेंट्रल जो फोर्सेस हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है, चूक है, बहुत बड़ी चूक है। क्योंकि 2024 से पहले, मुझे याद है 2019 में जब धारा 370 को निरस्त किया गया, 19 से लेकर 2023 तक कोई भी इतना बड़ा आतंकी हमला देखने को नहीं मिला। लेकिन 24 में चुनावी साल में लोकसभा चुनाव हमने देखा, विधानसभा के चुनाव हुए, इतने बड़े बड़े अटैक्स जम्मू रीजन में, खास करके कहीं ना कहीं वो जो डेमोग्राफी के तौर पर हमने जिक्र किया था कि मुस्लिम और हिंदू का अनुपात जो है 60:40 का, वहां कहीं ना कहीं वो माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश थी आतंकियों की, वो उसके चलते तमाम आतंकी हमले हुए, सेना के कैंप्स पर आतंकी हमले हुए, और अब कश्मीर रीजन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े करता है सेंट्रल फोर्सेस पर भी।
आखिर सिक्योरिटी देखिए कहीं तो ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तभी इतना बड़ा हमला हो पाया है, चूंकि सिविलियंस टारगेट किया जा रहा है और ये ठीक नहीं। अगर इस तरीके से होगा तो कश्मीर में कहां कहां सेना रहेगी और जहां कंस्ट्रक्शन इस वक्त बड़े पैमाने पर चल रहे हैं वहां पर कितनी सिक्योरिटी आप लगा पाएंगे। लेकिन इसके जड़ तक पहुंचना होगा भारतीय सेना को। कल वहां के एलजी ने कहा कि हमने एक तरह से कहा जा सेना को पूरी तरीके से छूट दी गई है, अपने हिसाब से डील करे। और उधर अमित शाह ने भी कहा कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये यानी एक सख्त मैसेज तो जरूर है, लेकिन जो उनके सिंपैथाइजर हैं, जो उनको सहयोग कर रहे हैं, जहां पर वो स्टे कर रहे हैं, जिनके तरफ से उनको सपोर्ट किया जा रहा, बिना लोकल सपोर्ट के वहां पर टेररिज्म ग्रो ही नहीं कर सकता। और इतनी बड़ी घटना तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसमें कहीं पॉलिटिकल सेंटिमेंट सपोर्टिव तो नहीं है किसी की तरफ से, या लोकल जो वहां के लोग हैं उनकी तरफ से सहायता दी जा रही? और कश्मीर रीजन में कई दफा इस तरीके से देखा गया, जम्मू में चूंकि बीजेपी थोड़ा लीड कर गई, मजबूत हो गई है, तो वहां शांति जैसी स्थिति है, लेकिन कश्मीर को संभालना, कश्मीर वाली रीजन में चीजों को दुरुस्त करना, ये सबसे बड़ा टास्क है इस वक्त केंद्र सरकार के सामने। बिल्कुल संजय, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने बोली ना पॉलिटिकल सेंटिमेंट की, अगर पॉलिटिकल बयानबाजी अलगाववादी नेताओं और पाकिस्तान के समर्थन में होती है, जैसा कि हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने भी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने, तो ऐसे लोगों को हवा मिलती है, तो ऐसे लोगों को हवा मिलती है। और खास बात सबसे ये है कि टीआरएफ के जो ये आतंकी संगठन ने जो ये जिम्मेदारी ली है, तो आतंकियों ने घुसपैठ करके कोई ये आतंकी हमला नहीं किया, घुसपैठ की खबर नहीं है यहाँ पर। मैं पढ़ भी रहा था किस तरह से मोबिलाइज किया जाता है वहां के युवाओं को, और वहां के जो तमाम छोटे छोटे संगठन जो है गुट को, उनको किस तरह से मोबिलाइज किया जा रहा है, सोशल मीडिया की तरह किस तरह, सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उनको, ये तमाम बड़ी चीजें हैं। और इसी तरह से ये कहीं ना कहीं उग्र होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसको कैसे टैकल करेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब बीच में पत्थरबाजी वाली घटनाएं हुई थी तब भी हालात ऐसे ही थे। और अब चुनाव होने के बाद जो लोकल वहां पर जो एलिमिनेटर हैं, उनको लग रहा है कि बीजेपी इनडायरेक्ट वे में सत्ता में है। बिल्कुल। और दूसरा, उमर अब्दुल्ला की पार्टी अगर देखा जाए तो थोड़ा न्यूट्रल रहती है। बिल्कुल। तो ऐसे हालात में उनके लिए कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने की संभावना कम दिख रही। तो उनको अब ये रास्ता दिख रहा है भड़काने का या किसी तरीके से अशांति फैलाने का, ताकि जो केंद्र सरकार बार बार दावा करती है कि जब से वहां पर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार ने उसको टैकल किया है, तब से माहौल शांत है। और उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए इस तरीके के हमले कुछ महीनों में बढ़े हैं। प्लस दूसरी चीज आप देख लें, चुनाव में इंजीनियर रशीद, जिन पर यूएपीए भी यूएपीए लगा था, इंजीनियर रशीद को जेल से पैरोल मिली और पैरोल मिलने के बाद उन्होंने वहां पर तमाम चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया। तो ये अपने आप में क्या संदेश नहीं है कि अलगाववादी नेता जिस पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है, उससे आप चुनावी प्रक्रिया में इन्वॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार छूट दे रही है उसे, तो इससे भी तो बढ़ावा मिल रहा है संजय। अब इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक तौर पर सबको अधिकार होता है और वो डायरेक्ट कहा जाए कि आतंकवादी गतिविधियों में नहीं थे, लेकिन सपोर्ट के तौर पर ये सामने में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अगर शख्स पर लेकिन इस बात को लेकर जरूर अलर्ट होना चाहिए कि जो वहां पर, जैसे इसके पहले भी कई नेता थे, वो कई दफा जेल में गए थे, लेकिन जब जब रिहा किया गया, जम्मू कश्मीर में हालात खराब हो गए। हालात खराब करने में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और ऐसे नेता अगर पनप रहे या निकाले जा रहे, बाहर जा रहे, तो उनका बाहर रहना अपने आप में एक माहौल को खराब करने के लिए खुद जिम्मेदार हो जाता है। खैर, इन घटनाओं को छोड़ दिया जाए, अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर एक्शन होना चाहिए। सेना हमारी मुस्तैद हो चुकी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 7 लोगों की जान गई है। और सबसे बड़ी चीज कि जो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि बाहर से लोगों को यहां पर लाया जा सके, विकास किया जा सके, लोगों को यहां मौका दिया जा सके, रोजगार बढ़ाया जा सके, पूरे हिंदुस्तान में जैसे लोग रहते हैं उस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी लोग रह सके, यही यहाँ के आतंकवादियों को, यहाँ के लोकल लोगों को जो पाकिस्तान सपोर्टिव है या फिर जो कहा जाए टेररिज्म के रास्ते पर चल चुके हैं, उनको खटक रही। एक और पॉइंट यहाँ संजय उठाना चाहूंगा, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान गए हुए थे एससीओ समिट में, और पाकिस्तान जाकर वहां उन्होंने चीन और पाकिस्तान को किस तरह से लताड़ा इस्लामाबाद में। तो ये उसकी भी आप देख लें, कहीं ना कहीं वो खुन्नस है, खींच है कहीं ना कहीं, जिस तरह से आतंकवाद को लेकर उन्होंने कड़े शब्दों में वहां निंदा की पाकिस्तान और चीन की, तो कहीं ना कहीं उसकी भी खींच नजर आ रही है। इसी वजह से आप देख लें जो हमला हुआ है। एक पॉइंट मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा रोहन, सवाल यह है कि अगर एक महीने में, कल मेरी वहां के रिपोर्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त है अशांति तो फैलाना है, लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग जो काम कर रहे हैं, जो वहां रहना चाहते हैं, जो लोग वहां पर कहा जाए कि वहां बसना चाहते हैं, उन सभी को टारगेट किया जा रहा है। यही कारण है कि ये तो मजदूरों पर हमला किया गया, लेकिन इसके पहले टारगेट किलिंग इस तरीके से की जा रही है और ये लोगों को एक तरह से डराने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर की तरफ आप मत आए। लेकिन भारत सरकार खैर इसको लेकर बहुत दृढ़ संकल्पित है कि जो पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर होता है वो कश्मीर में भी होकर रहेगा। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आज नहीं तो कल इनका खात्मा होना जरूरी। बिल्कुल।
तो तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ रहिए, न्यूज नेशन के साथ लगातार बने रहिए। जो अपडेट आता है जम्मू कश्मीर से या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से, जो खबरें आती हैं, अब तक पहुंचाते रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।